तो आज जो हम लोग को चैप्टर करना है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, पोजीशन का चेंज होना, आपकी पूरी बॉडी की पोजीशन का चेंज होना। और लोकोमोशन होता है आपके किसी बॉडी पार्ट के पॉस्चर का चेंज होना, किसी बॉडी पार्ट के पॉस्चर का चेंज होना मूवमेंट कहलाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। फिर हम लोग पहले बात करते थे मूवमेंट है क्या। मूवमेंट है कि बॉडी पॉस्चर का चेंज होना, ठीक है। अब ये जो है ये एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब कि ये ऐसा डिफाइनिंग फीचर भी नहीं है, परंतु ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आपको ये आसानी से उसमें दिख जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ अपने आप से मूव कर लिए तो आप उसे कुछ हद तक बोल सकते हो कि हाँ वो लिविंग होगी, आपके दिमाग में ये संदेह आएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो एनसीईआरटी बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट लिखती है। एमेबॉइड मूवमेंट लिखती है, मस्कुलर मूवमेंट लिखती है, सीलिया के थ्रू लिखती है जिसे हम लोग सीलियली मूवमेंट बोलते हैं, फ्लैजिला के थ्रू लिखती है जिसे हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट बोलते हैं। तो एमेबॉइड मूवमेंट की बात करूँ तो ये सूडोपोडिया के थ्रू होता है, सूडोपोडिया के थ्रू होता है। और ये सूडोपोडिया बनते कैसे? स्टेमिन ऑफ प्लेटोप्लाज्म, जो स्टेमिन रहती है प्लेटोप्लाज्म की, जो इन सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में मूव करता है, उसके कारण सूडोपोडिया बनते हैं। अब इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो एक ल्यूकोसाइट यानी WBC का डायपेडेसिस, मतलब वो एमेबॉइड मूवमेंट करते पिंच आउट हो जाते हैं किससे? ब्लड वेसल की वॉल से, ठीक है। इसके बीच में पोल्स रहते हैं उससे निकल जाते हैं, वो डायपेडेसिस हो गया। अब आता है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट मतलब मसल्स के थ्रू जैसे हम अपने हाथ पैर हिला के हैं तो वो मसल्स के थ्रू है। अब आता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में अगर मैं यानी अब आता है क्या, टाइप्स ऑफ मूवमेंट चल ही रहा है, मतलब अगर दूसरे उसमें आते हैं सीलिया के थ्रू और फ्लैजिला के थ्रू। तो सीलिया के थ्रू जो है, अगर पहले ये बात कर लेते सीलिया किस में प्रेजेंट होता है। जिला तो होते किस यानी सीलिया जो है वो किस में प्रेजेंट रहता है? सीलिया जो है वो हमारे प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट रहता है और यूकेरियोट्स में भी प्रेजेंट रहता है। पर जो यानी गलत बोल दिया, मतलब जो सीलिया है वो सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, और जो फ्लैजिला है वो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट रहता है। वो मैं थोड़ा सा फंबल कर गया था फ्लैजिला और सीलिया में। फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट दोनों में प्रेजेंट रहता है, और जो सीलिया है वो सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं उधर सेल वाले चैप्टर से थोड़ा रेफरेंस लेके बात करूँ तो फ्लैजिला यूकेरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ रहता है, मतलब उसका सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन रहता है। पर अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो फ्लैजिला जो है वो उनमें सेल वॉल से रहता है। दूसरी बात करूँ तो सीलिया जो है वो चप्पू की तरह मूवमेंट करता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। और फ्लैजिला जो है वो हंटर जो रहता है उसकी तरह मूव करता है, 180 मूवमेंट कर पाता है। तो सीलियली मूवमेंट क्या होगी? मूवमेंट बाय सीलिया। ये सीलिया कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? जैसे अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते 12th में, तो वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, हमारे तलैकिया में, मतलब हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें तलैकिया में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बलगम लिव मूव हो पाता है। नीजल पैसेज में प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैं फ्लैजिला की बात करूँ तो फ्लैजिला जो है वो बहुत अलग अलग जगह प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी में जो है वो फ्लैजिला जो है वो किधर प्रेजेंट है? स्पॉन्ज में प्रेजेंट रहता है। अब अगर मैं तो स्पॉन्जेस मतलब पॉलफाइला की बात करूँ तो उसमें किस में प्रेजेंट रहता है? उसमें वाटर कैनाल सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, सीनोसाइट में। अब आता है कि अगर मैं तो प्रोटोजोआ की बात करूँ जैसे यूग्लिना, तो उसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, दोनों अनइक्वल रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा रहता है। अब लोकोमोशन की बात कर ली तो लोकोमोशन है क्या? लोकोमोशन ऐसा कोई सा भी मूवमेंट है एनिमल में जिसके कारण उसकी पोजीशन या लोकेशन चेंज हो रही है। फिर मैं बात करूँ कि लोकोमोशन जो है ये एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी है। किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ? फिर ये हुआ मसल स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। दी न्यूरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में मसल्स हैं, बोन्स हैं, न्यूरॉन्स है। कोई भी स्टिमुलस आया
तो हमारा ब्रेन पहले उसे प्रोसेस किया, फिर भेजा मसल के बाद कि आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो, ताकि हमारी जो बोन है वो मूव कर पाए, और बोन मूव करेगी तो हमारा जो बॉडी पार्ट है वो मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन बेहतर रहता है। फिर वही बात आ जाती है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। फिर आ जाता है मेथड्स ऑफ लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, अलग अलग एनिमल्स के थ्रू। पर वो डिपेंड किस में करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि एनिमल किस तरह से हैबिटेट में पैदा हुआ है, प्लस उसकी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, उसकी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। जैसे अगर मैं एक इंसान स्विमिंग करने जाए तो वो पैर को ऐसे तो नहीं चलाएगा कि वो जमीन में चल रहा है, ऐसे तो नहीं चलाएगा। जैसे चिड़िया जो है वो ताते हैं आसमान में उड़े, तो आसमान में उड़े तो वो वैसे नहीं रखेगी जब वो उसमें बैठे रहेगी, अपने दाल में चलते रहेगी, दाल में इधर उधर मूव करते रहते हैं ना थोड़ा, या जमीन में थोड़ा, तो वैसे तो रखे हुए नहीं रहेगी। मतलब जो लोकोमोशन का मेथड है वो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि एक तो उसका हैबिटेट क्या है, दूसरा कि वो किस सिचुएशन में है, उसका हाल फिलहाल हाल कैसा है, ठीक है। अब आता है कि लोकोमोशन जो है वो जनरली किया क्यों जाता है। एक तो खाने के लिए, एक शेल्टर के लिए, एक मीट के लिए, एक सूटेबल ब्लीडिंग ग्राउंड मिल जाए, मतलब कि जहाँ पे अच्छे से रिप्रोड्यूस किया जा सके, जहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन हो। दूसरा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, कि यहाँ पे हम लोग जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे माइग्रेशन होते हैं वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में होते हैं। तो माइग्रेशन जो है वो तो पूरा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो लोकोमोशन ही है। या एनिमी से बचने थे, प्रीडेटर से बचने थे, जैसे हिलन जोल से दौड़ जाती है सेल से बचने के लिए, तो पहले तालाब के पास थी हिलन, फिर वो बहुत अंदर चल दी, भाग गई। जब उसने शेर को देखा अपने तब आते हुए, तो ये तालाब से कहीं और मूव कर गई, लोकोमोशन है। मतलब अपने एनिमी या प्रीडेटर से बचने के लिए भी मूव करते हैं। अब इसका एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल लिखती है, जैसे पहला मीशियम है वो सीलिया उसके उसमें मदद करता है, किसमें, फूड अंदर लेने में, फूड अंदर लेने में मतलब फूड कैप्चर करने में। दूसरा लोकोमोशन में भी मदद करता है। असल में क्या होता है कि यहाँ पे पहले फूड कैप्चर करने में मदद करता है, फिर उसके बाद लोकोमोशन वाला पॉइंट जो है वो उतना अच्छे से पढ़ते ही नहीं, तो एग्जाम में वही आ जाती थी। पहले मीशियम में सीलिया से क्या उसमें मदद करते फूड कैप्चर में, उसमें मदद नहीं करता क्या लोकोमोशन में। ऐसे अगर फंसाना हुआ तो वो फंसा सकता है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रा है, मतलब तीनों पोला है, या जिन्हें हम लोग नीडेलियन यानी तीनों पोला नहीं, नीडेलियन जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं, उनमें जो टेंटिकल्स लेते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया उसका एग्जांपल, उनमें जो टेंटिकल्स हैं वो प्ले को कैप्चर करने के काम आते हैं, उनके लोकोमोशन में कैप्चर करने के काम आते हैं। अगर अब अगर मैं ह्यूमंस की बात कर लूँ तो ह्यूमंस में जो हमारे लिम्स है, हाथ और पैर, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉडी पोस्चर चेंज करने के काम आते हैं, ये लोकोमोशन में भी बहुत सी अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, ठीक है। अब मसल जो है वो मसल है क्या, मसल एक प्रकार का स्पेशलाइज टिश्यू है जो मीजोडर्मल ओरिजिन का रहता है, इसका ओरिजिन याद रखना जरूरी है। और जो हमारा बॉडी वेट है उसका 40 से 50% मतलब 40 to 50% अराउंड जो है वो सिर्फ मसल्स का ही बना हुआ रहता है। अब मसल्स किस नाम से इम्पोर्टेंट है या मूवमेंट करवा पाती हैं, उनकी जो कॉन्टेक्टाइल प्रॉपर्टी रहती है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स होते हैं, ये जो प्रॉपर्टी इसी के कारण मूवमेंट में मसल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मसल्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो उससे अलग टिश्यू से अलग करती हैं, मतलब कि एक सेपरेट रूम ऑफ डिस्कशन देती हैं। वो है एक्साइटेबिलिटी, मतलब कि वो एक्साइट हो सकते हैं, उनमें जो है वो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन वाले कंसेप्ट आ जाते हैं। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब कि वो सिकुड़ सकते हैं, विलयस हो सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब वो खिंचा सकते हैं थोड़ा सा। फिर आती है इलास्टिसिटी, मतलब उनमें लचीलापन है, ठीक है। अगर मैं बोन को ऐसे मोड़ना चाहूँ ऊपर से नीचे तो नहीं मोड़ सकता, पर मसल को मोड़ सकता हूँ, ये होती है इलास्टिसिटी। अब आता है जो मसल्स हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग उसमें बते रहते हैं, किसमें, कैटेगरीज में। जैसे अगर मैं लोकेशन के हिसाब से बात करूँ तो जो मसल्स हैं वो बच जाली स्टेलाइटेड, नॉन स्टेलाइटेड और कार्डियक मसल में,
स्टैलेटे मसल्स का दूसरा नाम जो है वो वॉलेंटी मसल है। नॉन स्टैलेटे का दूसरा नाम जो है वो है विस्लर मसल। और जो कार्डियक मसल और नॉन स्टैलेटे मसल है मिलके एक कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसका नाम है इनवॉलेंटी मसल। ठीक है, अब आते हैं कि स्टैलेटेड या वॉलेंटी मसल जो है ये किधर प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होती है बोन से एसोसिएट होते हैं, मतलब बोन से जुड़ी हुई ये प्रेजेंट होती हैं। इनके जो मसल फाइबर लेते हैं वो सिलेंड्रिकल लेते हैं और लॉन्ग लेते हैं, प्लस इनमें ब्लांचिंग नहीं लेती, मतलब ये अनबलांस लेते हैं। इनमें स्टलाइसेंस प्रेजेंट लेती है, मतलब डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड ऐसा करते पैटर्न प्रेजेंट लेता है। अब ये वॉलेंटी लेते हैं, मतलब ये हमारी जो विल है उसमें मूव करते हैं। दूसरा, ये हमारे लोकोमोटरी एक्शंस या बॉडी पोस्चर तो चेंज करने वाले कामों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आते हैं नॉन स्टेलाइटेड या विस्लर बोल सकते हैं। ये जो रहते हैं ये हमारे विस्लर ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं जनरली, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, लिपोडक्टिव लैक हो गया। ठीक है, अब जो मसल फाइबर है इसके नॉन स्टैटेड थे, ये फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप्ड रहते हैं। फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप मतलब जिनके टेपलिन एंड रहते हैं, और ये रहते हैं ये भी अनबैलेंस रहते हैं। पर इनमें क्या होता है, इनमें स्टलाइसेंस एब्सेंट रहती हैं और इनका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ रहता है, इसीलिए इन्हें स्मूथ मसल भी बोला जाता है। ये इनवॉलेंटरी पहले ही बता दिया। दूसरा होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। एग्जाम्पल है ये कि अगर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। दूसरा, जैसे अगर लो मैं उसमें बात कर लूँ, स्पर्म का टेस्टिस से बाहर ट्रांसपोर्टेशन, या ओवम का ये बताते थे। सेकेंडली उस साइड था फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्टेशन, तो वो तो सीलिया के थ्रू हुआ, उसे छोड़ देते हैं। गैमेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है जेनाइटल ट्रैक्ट में, वो इनवॉलेंटरी मसल्स के थ्रू या नॉन स्टैटिक मसल्स के थ्रू होता है। फिर आते हैं कार्डियक मसल। सॉरी, कार्डियक मसल जो रहते हैं वो हमारे हृदय, हमारे दिल, हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इनके जो मसल्स फाइबर रहते हैं वो छोटे शॉर्ट रहते हैं, छोटे साइज के रहते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं रहते, और नैलो रहते हैं, मतलब पतले पतले रहते हैं पर बैलेंस रहते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब इनमें जो स्टलाइसेंस है वो प्रेजेंट रहती हैं, प्लस ये इनवॉलेंटरी, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। दूसरा, अगर मैं इनका काम बोलूँ तो ये ब्लड पंप करने के काम आते, ब्लड सर्कुलेशन अराउंड दी बॉडी चालू रखने के काम आते, मतलब हार्ट पंपिंग इनका रोल है। अब अगर तो डीप जाएं स्केलेटल और स्टेलाइटेड या वॉलेंटी मसल में, तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर मैं बात करूँ तो पहले मसल्स हैं। अगर बाहर से देखना चालू कर ले तो पहले मसल है, और मसल की कवरिंग क्या है, एपिमाइसियम। ये क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इनके अंदर लेते हैं फेसिकल। इनके अंदर क्या लेते हैं, फेसिकल, मतलब मसल बंडल, जिन्हें हम लोग फेसिकुलस या फेसिकुलाई कुछ भी बोल सकते हैं। चार नाम है फेसिकल मसल बंडल। फेसिकुलस सिंगल मसल बंडल थे, फेसिकुलाई मल्टीपल मसल बंडल के लिए। अब ये जो मसल बंडल है ये जिस लेयर से सराउंडेड रहते हैं, घिलाए हुए रहते हैं, इनकी जो पैकिंग रहती है वो रहती है पेलीमाइसियम। ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये सीट लाइक कवरिंग लिखती है इसे कई बुकें। अब क्या होता है, अब इनके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर। अब मसल फाइबर जो रहते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट जिसे एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, अब ये जो मायोफिब्रिल है और ये मसल यानी मायोफिलामेंट, ये मिलके क्या बना ले, मसल फाइबर। तो ये जो मसल फाइबर है ये किससे घिलाई हुई रहती है, ये जो घिलाई रहती है जिस लेयर से, वो है एंडोमाइसियम, वो है एंडोमाइसियम। पर ये एंडोमाइसियम जो है ये उसकी नहीं बनी रहती कनेक्टिव टिश्यू की, ये एलियोलर टिश्यू की बनी रहती है। ठीक है, ये एलियोलर टिश्यू की बनी रहती है। अब जो वो है कौन, पेलीमाइसियम, बहुत सारे मसल बंदर के पेलीमाइसियम आपस में जुड़े रहते हैं एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, जिसे हम लोग बोलते हैं फैसिया, जिसे हम लोग बोलते हैं फैसिया। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फैसिया। अब जो ये स्केलेटल या स्टाइटम मसल या वॉलेंटी मसल में बात करें तो ये जो ताकतें हैं ये बहुत सारे नंबर ऑफ
मसल बंडल्स या फेसिकल्स में अरेंज होती है और एक साथ जो रखे जाते हैं किसके थ्रू, एक कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के द्वारा, जिसे हम लोग फैसिया बोलते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ बुकें लिखती हैं इसे, ठीक है। इस तरह से उन लोग वर्डिंग करते हैं कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वो बहुत सारे मसल फाइबर या फेसिकल्स जो रहते हैं उनका साथ में एक गठन में रहता है, एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, जिसे हम लोग फैसिया बोलते हैं। उसके द्वारा जब मिलते हैं तो उससे बने रहते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल में जाएं तो हर मसल फाइबर में जो रहता है वो लाइन रहता है। मसल फाइबर क्या है, मसल के सेल्स। मसल फाइबर क्या है, मसल्स के सेल, या इन्हें हम लोग मायोसाइट भी बोल सकते हैं। तो ये सेल्स हैं तो ऑब्वियसली इनके पास वो रहेगा क्या, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, प्लस साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। तो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसे हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं। इनका जो वो रहता है साइटोप्लाज्म, उसे सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखती है, इन्हें हम लोग साइनेक्टियम बोलते हैं। सिनेक्टियम जिस कंडीशन तो बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखती है इनमें, ठीक है। अब इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसका नाम रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे एनसीईआरटी लिखती है कि ये स्टोर हाउस ऑफ केमिकल आयन, यानी केमिकल नहीं, कैल्शियम आयन, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+ आयन का जो है उसका ये स्टोर हाउस रहता है, मतलब भराया रहता है, ठीक है। अब अगर मैं मायोफिब्रिल्स की बात करूं तो हर एक मायोफिब्रिल्स में ऑल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड रहता है। डार्क या लाइट बैंड रहता है। डार्क बैंड जो रहता है उसे एनसीईआरटी लिखती है कि वो एन आइसोटोलोपिक या ए बैंड है, और जो लाइट है वो आइसोटोलोपिक या आई बैंड कहलाता है, ठीक है। अब जो वो रहते हैं, ये जो डिटेल्ड स्टडी जब मायोफिब्रिल की गई तो पता चला था ये जो स्टाइलेटेड अपीयरेंस है ये किसके कारण है, ये दो प्रोटीन के अलग अलग तरीके से अरेंज होने के कारण है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहता है इनके बीच में, उसके कारण है। अब जो आई बैंड है उसमें करीब करीब, यानी आई बैंड में तो सिर्फ एक्टिन रहता है, पर ए बैंड में एनसीईआरटी लिख देती है जिससे मायोसिन रहता है, पर वो असल में सच नहीं है। ए बैंड में थोड़ा सा एक्टिन के एंड्स रहते हैं जो ओवरलैप कर ले लेते हैं मायोसिन के एंड को, ठीक है। अब जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिन रहता है मायोसिन के कंपैरिजन में, इसीलिए एक्टिन तो थिन फिलामेंट और मायोसिन तो थिक फिलामेंट बोल देते हैं। अब जो ए बैंड है वो बियर करता है लाइटर मिडिल रीजन, जिसे हम लोग एच जोन बोलते हैं, मतलब कि डार्क बैंड के भी बीच में थोड़ा सा कम डार्क वो रहता है जोन, जिसे हम लोग एच जोन लेते हैं, जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट रहता है, और जो उसमें कोई सा भी थिन फिलामेंट नहीं रहता, उसमें कोई थिन फिलामेंट नहीं रहता। फिर एक लाइन जो है वो एच बैंड के थ्रू पास हो रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एम लाइन, जो फाइबरलेस रहती है, जो क्या रहती है, फाइबरलेस रहती है। दूसरा जो आई बैंड है वो भी एक डेंस डार्क बैंड से वो रहता है, बाइसेक्ट हुआ रहता है, जिसे हम लोग जेड लाइन बोलते हैं, और ये इलास्टिक लाइन रहती है, मतलब कि ये इलास्टिक रहती है, ये मूव कर सकती है, और जो हमारी एम लाइन है वो फाइबरलेस होने के नाम से मूव नहीं करेगी, ये बात याद रखनी है। दूसरी जो लीजन बिटवीन टू जेड लाइन जो रहती है वो एक सार्कोमियर कहलाता है, जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल, या मसल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बात आती है समली में एनाटॉमिकल यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, मसल फाइबर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सार्कोमियल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब इसके स्ट्रक्चर को बनाने वाली और इसका जो काम है वो किसके कारण हो रहा है, वो यूनिट तो सार्कोमियल है,
पर जब इसकी स्टडी करेंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसे सामने रखा जाएगा वो मसल फाइबर का होगा, इसीलिए वो इसकी एनाटॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, अब ये जो मायोसिन और एक्टिन जो लेते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं और ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज लेते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है किससे, मायोफिब्रिल की एक्सिस से। ठीक है, अब ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये दोनों एक कैटेगरी और प्रोटीन के अंदर आते हैं जिनसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। अब मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है और ये पॉलीमर है बहुत सारे मेसोमरिक यानी मोनोमरिक प्रोटीन था जिन्हें हम लोग मीलोमायोसिन बोलते हैं। मतलब ये पॉलीमर है तो इसका मोनोमर यूनिट क्या है, मीलोमायोसिन, मीलोमायोसिन। अब मीलोमायोसिन के दो भाग लेते हैं, मतलब कि बेसिकली 3 भाग है और जो दो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। 3 भाग हैं, पहला है दूसरा है नेक और तीसरा है टेल। तो हेड और नेक मिलके एक कैटेगरी एक पार्ट बनाते हैं जिसे लोग बोलते हैं हैवी मीलोमायोसिन HMM। और जो टेल है वो एक पार्ट बनाते हैं जिसे लोग बोलते हैं लाइट मीलोमायोसिन LMM। अब अगर एक्टिन की बात कर लो तो एक्टिन 3 फिलामेंट है, ये 2 फिलामेंटस एक्टिन का बना हुआ रहता है और ये जो 2 फिलामेंटस एक्टिन है ये खुद पॉलीमर लेते हैं किसके, मतलब इनका मोनोमर यूनिट क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन, जी एक्टिन जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये जो फिलामेंटस एक्टिन है ये एक दूसरे में हेलिकली लपटाए हुए रहते हैं। ठीक है, और इनके पास 2 रेगुलेटरी प्रोटीन रहते हैं, टोपोनिन और टोपोमायोसिन। ये भी जो है ये थिन फिलामेंटा भाग लेते हैं। टोपोनिन जो लेता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल में टोलोपोमायोसिन में बता हुआ रहता है। इसके 3 सब यूनिट है, आई टी और सी, आई टी और सी। सी जो है वो किससे बाइंड होता है, कैल्शियम आयन से। आई जो है वो इससे बता देते हैं एक्टिन से बाइंड हुआ रहता है। और जो टी है वो किससे बाइंड होता है, वो हमारे बता देते हैं टोपोमायोसिन से बाइंड होता है। ठीक है, और ये किसे ढकता है, ये एक्टिव साइट को ढकता है, किसपे, एक्टिन फिलामेंट के। और ये एक्टिव साइट किस चीज से लेती है, ये लेती है एक्टिव साइट, मायोसिन से बाइंडिंग वाली साइट को ही एक्टिव साइट बोला जाता है। एक्टिव बाइंडिंग साइट जो है एक्टिन फिलामेंट पे वो किससे बाइंड होने वाली रहती है, वो मायोसिन से बाइंड होने वाली साइट रहती है, उसे ढक देते हैं कौन, टोपोनिन और टोपोमायोसिन मिलके। अब तो टोपोमायोसिन की बात करूं तो 2 फिलामेंटस टोपोमायोसिन जो लेते हैं ये जो फिलामेंटस एक्टिन के बहुत पास से ही आप लपेटाए लेते हैं इसके इसी में इसके लेंथ के अलोंग। ठीक है, अब जो उसकी बात करूँ एचएमएम जो है वो तो उससे बना हुआ है, हेड और नेक जो मैं बोल दिया था वो शॉर्ट क्लॉस आर्म लेता है, मतलब क्लॉस आर्म जो लेता है वो लेता है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड्स प्रोजेक्टे लेते हैं, जैसे हम लोग मायोसिन का देखेंगे तो उसमें ऊपर की ओर उठे बुते से लेते हैं ये एक रेगुलर डिस्टेंस पे, मतलब कि एक ये भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी एक रेगुलर डिस्टेंस पे, और इनका कुछ एंगल लेते हैं जिससे ये होते हुए लेते हैं। ठीक है, अब जो ग्लोब्यूलर हेड लेता है मायोसिन का ये तो प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन तो एंजाइम का काम करता ही है, तो इसका जो हेड है मायोसिन था ये एक्टिव एटीपीएस एंजाइम लेता है, मतलब इसे एक्टिव नहीं करना पड़ता, ये एटीपीएस एंजाइम लेता है, मतलब कि ये एटीपी को तोड़ने वाला एंजाइम लेता है जिसके पास बाइंडिंग साइट रहती है एटीपी से। ठीक है, और इसके पास एक्टिव साइट रहती है एक्टिन से जुड़ने के लिए, एक्टिव साइट टू बाइंड टू एक्टिन। और एक्टिन के पास कौन सी एक्टिव साइट है, जिसे टोपोनिन ढक दिया है मायोसिन से बाइंड होने वाली। ठीक है, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, थी किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो है वो हक्सले एंड हक्सले के द्वारा दी गई
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम में आती है। यहाँ पे बोलते हैं कि असल में जो चीज़ें कॉन्टैक्ट हुई है वो असल में कॉन्टैक्ट नहीं हुई है, वो हुई है कि जब थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर दे। थिन एंड थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गए, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर दें। अब ऐसा होता कैसे है? अब ऐसा होता कैसे है कि जो वो रहता है क्या, मायोसिन तहत उसमें एटीपी रहता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्लॉज विलेज बन जाता है, क्लॉज विलेज बन जाता है। मतलब मायोसिन तहत किससे जाके जुड़ जाता है? एक्टिन से। और एक्टिन से कैसे जुड़ेगा? वहां पे तो मायोसिन बाइंडिंग साइट के वो हो गई है, किससे क्या हो गई है? ढकी हुई है टोपोनिन से। तो उसी समय क्या होता है, उसी से जस्ट पहले कैल्शियम आके टोपोनिन के वो सी वाले सब यूनिट से जुड़ जाता है, तो टोपोनिन उधर से हट जाता है, तो एक्टिन फ्री हो जाता है। वो वाली एक्टिव एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट रहती है वो अनकवर्ड हो जाती है, तो मायोसिन उसमें ज्यादा जुड़ जाते हैं। अब ये मायोसिन और एक्टिन तक जुड़ना ही क्लॉज विलेज हो रहता है। अब क्या होता है, एटीपी एडीपी जैसे रिलीज होता है तो वहां पे एक पावर स्ट्रोक होता है कि मायोसिन पीछे की ओर मूव करता है, मायोसिन का हेड, जिससे एक्टिन आगे बढ़ जाता है। फिर मायोसिन का हेड अपनी जगह वापस आ जाता है और एक्टिन आगे स्लाइड हो गया रहता है, वापस आके फिर से एक्टिन से जुड़ जाता है। अब फिर जब एटीपी आके जुड़ेगा किससे? एटीपी वाले साइड से, तब जाके ये जो क्लॉज विलेज है तब टूटता है। अब ये सिग्नल कहाँ से आया थी? कैल्शियम आके जुड़े, ये सब कहाँ से आया? अब इसकी बात करते हैं। अब क्या होता है, टी सीएनएस है, सीएनएस से सिग्नल कौन लाएगा मसल तक? लाएगा हमारा मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर तक लाया, तो ये जो मोटर न्यूरॉन प्लस उसके जितने भी मसल फाइबर सब मिलके क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट। और जो ये मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन रहता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मोटर न्यूरॉन आया, उसके एक्सॉन एंड में वो है न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स। अब कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, वो वेसिकल्स आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे बताते थे एक्सॉन एंड में, और न्यूरोट्रांसमीटर तो बाहर छोड़ देंगे। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर वो है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स किस पे बैठे रहते हैं? हमारे हमारी किस पे? सार्कोलेमा पे। अब सार्कोलेमा पे आया तो ये जो एक्शन ये रिसेप्टर्स पे आके जुड़ा एसिटाइल कोलिन, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये पूरे मसल फाइबर में फैल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इफ्लक्स होता है किसका? कैल्शियम आयन तक, किससे? सार्कोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें इनफ्लक्स होता है? सार्कोप्लाज्म में। तो इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म। रेटिकुलम से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली सार्कोप्लाज्म में ही जाएगा। ठीक है, और बाइंड कर जाता है ये टोपोनिन से। अब टोपोनिन था, वो जो टोपोनिन सी है यानी सब यूनिट है, वो अनमास्क कर देता है एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है। अब ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्क होती है, इससे क्या होता है कि मायोसिन के हेड में भी एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तो मायोसिन का हेड आके वहां पे जुड़ जाता है, तो क्लॉज विलेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होता है, क्लॉज विलेज का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि वो फिर मूव कर जाता है, एक जो वो है हमारा मायोसिन का हेड वो पीछे की तरफ मूव कर गया, तो एक्टिन ऊपर से स्लाइड कर गया, क्लॉज ब्रिज तुरंत टूटा और वापस से जैसी मायोसिन अपनी जगह वापस आया, एक्टिन की दूसरी साइड वहां अवेलेबल थी तो वो उससे जुड़ गया, तो क्लॉज ब्रिज तो अभी भी बना हुआ है। अब जैसे ही एटीपी आके जुड़ेगा तो वहां पे वापस से वो क्लॉज ब्रिज टूट जाएगा। अब ये जो एक्टिन जो है, ये जो क्लॉज ब्रिज या ये जितना भी कॉन्ट्रैक्शन है, स्लाइडिंग तब तक ही होगी जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तभी तक होगी। ठीक है, अब ये जैसी स्लाइड किया है, एक और चीज मैं बताना भूल गया थी, जैसे ये एक्टिन स्लाइड किया तो जो जेड लाइन है वो आपस में पास पास आ गई,
तो सार्कोमियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वो छोटा हो गया। अब रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स वही है कि क्लोज एक्टिन और मायोसिन के बीच का टूट जाएगा, कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिस्टर्नी के अंदर चल देंगे और रिटर्न हो जाएगा जेल लाइन तक बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जिसे हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब लेंथ ऑफ आई बेंड जो रहता है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि मसल अपनी सार्कोमियल अपनी ओरिजिनल लेंथ को अटेन कर लेता है। तो अब अगर मैं इधर ये बात कर लूँ तो एच बैंड का साइज कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओ बैंड का साइज इंक्रीज हुआ। ए बैंड के साइज में कोई इफेक्ट नहीं है। आई बैंड का साइज डिक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन में क्या हुआ, एच बैंड का साइज इंक्रीज हुआ, ओ बैंड का साइज डिक्रीज हुआ, ए बैंड के में कोई फर्क नहीं, आई बैंड वापस से इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब अगर मैं उसकी बात करूँ कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के थ्रू जब वो देखा गया कि जब फाइबरले कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये सब बैंड रिलीज हुए। ठीक है, यानी ये सब बैंड में चेंजेस आया। ए में चेंज क्यों नहीं आया, ए में चेंज क्यों नहीं आया कि जितना ओ इंक्रीज किया उतना ही आई डिक्रीज कर दिया, इसीलिए ए में चेंज नहीं है। अब जब रिलैक्स किया तब भी ए में चेंज नहीं है, क्योंकि जितना ओ डिक्रीज किया उतना आई इंक्रीज कर दिया, उतना आई इंक्रीज कर दिया। अब जो वो रहता है बताते थे मसल्स में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं जिसे मायोग्लोबिन पिगमेंट बोलते हैं। अब ये जो मायोग्लोबिन पिगमेंट रहते हैं ये ऑक्सीजन तो पकड़ के रख लेते हैं। एक मायोग्लोबिन पिगमेंट का जो मॉलिक्यूल है वो एक उसे पकड़ पाता है ऑक्सीजन तो, पर इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से भी ज़्यादा है। मतलब अगर ब्लड में मायोग्लोबिन आ गया और हीमोग्लोबिन है तो किससे ज़्यादा बाइंड करेगा, पहले ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से, तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है। अब आता है कि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, मतलब स्टोर करते ला करेगा मसल में। ठीक है। अब मायोग्लोबिन किस मसल में ज़्यादा होनी चाहिए, जो एरोबिक एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है या जो एनारोबिक एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, जो एरोबिक एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है। तो मायोग्लोबिन के पिगमेंट के आधार पे जो मसल्स हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं, लेड मसल्स और वाइट मसल। लेड मसल को एरोबिक मसल्स भी बोला जाता है और वाइट मसल्स को एनारोबिक मसल्स भी बोला जाता है। अब लेड मसल्स क्यों है, क्योंकि मायोग्लोबिन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो लेड कलर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो लेड कलर का अपीयरेंस है। वाइट क्यों है, क्योंकि मायोग्लोबिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो हल्का वाइटिश शेड आ रहा है। दूसरा ये यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तो है नहीं लेड वाले में, ऑक्सीजन अच्छे से मतलब रेस्पिरेशन अच्छे से होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगी। वाइट में मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम है, रेस्पिरेशन तो कम होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। अब लेड जो है उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो होता है और कंटिन्यूअस होता है, पर वाइट में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है छोटे समय के लिए। ठीक है। अब वो तो मतलब अब फैटिक कौन जल्दी बिल्ड करेगा, फैटिक जो है वो वाइट जल्दी बिल्ड करेगा, तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शॉर्ट है। फास्ट तो है पर शॉर्ट है, शॉर्ट है मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। दूसरा जो लेड मसल्स हैं इनका जो लेग्स एक्सटेंसिव रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो वाइट रहता है इनका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज मोर एक्सटेंसिव रहता है, मतलब ज़्यादा बड़ा रहता है, ज़्यादा तलने रहते हैं, ज़्यादा स्टोर कर पाते हैं, जिसके कारण इसीलिए फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहे, तो कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा। अब आता है स्केलेटल सिस्टम, सीधा तो सीधा बोन की बात होगी। जो स्केलेटल सिस्टम है वो तो पता है कि फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी बनाता है, और इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, इसमें से बोन नहीं, इसमें बोन के साथ कार्टिलेज भी इंक्लूडेड रहते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट हमारी बॉडी के। ठीक है। अब जो बोन और कार्टिलेज है ये तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, और इनका जो ओरिजिन है बोन और कार्टिलेज का वो क्या है, मेसोडर्मल है। ठीक है। अब जो बोन है उसका जो मेटेलिक्स है वो हार्ड है, मतलब उसमें कैल्शियम आयन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है। पर जो वो है कार्टिलेज, इसका जो मेटेलिक्स है वो स्लाइटली प्लाएबल है, मतलब हल्का मूवेबल है, हल्का मूव करने वाला है, और क्योंकि इसमें जो
सॉल्ट लेता है वो कॉन्डोइटिन सॉल्ट लेता है, कॉन्डोइटिन सॉल्ट लेता है। अब ह्यूमन में ये जो सिस्टम है ये 206 बोन का बना रहता है और कुछ, अब हमारी बॉडी में जो है वो करीब करीब 206 हड्डियां हैं और कुछ कार्टिलेज है। ठीक है। अब जो बोन्स हैं वो करीब करीब दो प्रिंसिपल डिवीजन में बंटती है। एक होती है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब मैं अगर एक्सियल की बात करूँ तो मतलब ये बॉडी के एक्सेस में लाई करने वाली होती हैं। अब पहले इसमें बात कर लेता हूँ स्कल, मतलब कि इसमें स्कल आता है, लिप्स आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है और स्टर्नम आता है। किसमें? एक्सियल बोन में, और ये करीब करीब 80 होती है एक्सियल बोन। तो इसमें पहले मैं बात कर लूँ स्कल की। तो स्कल जो है इसमें क्लेनियम होती है, मतलब कि जो क्लेनियल बोन्स हैं वो करीब करीब 8 रहती हैं। पीसियल बोन जो हैं वो करीब करीब 14 रहती हैं। पहले एनसीईआरटी लेती थी हायोइड बोन भी स्कल का पार्ट है, पर अब नए वर्जन में जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ इसमें लिखती है कि हायोइड अब स्कल का पार्ट नहीं है। अब स्कल का पार्ट बिल्कुल भी हायोइड बिल्कुल भी नहीं है। स्कल में तो वैसे एनसीईआरटी 22 लिखती है, टोटल में 22 होते हैं, परंतु क्या होता है ईयर ऑसिकल्स को मिला लूँ और अभी हायोइड तो हटा दूँ तो करीब करीब उतनी हो जाती है, कितनी? 28 पर एनसीईआरटी लिखती 22 है, वो ईयर ऑसिकल तो नहीं गिन ले लेती। ठीक है। और ईयर ऑसिकल कितनी लेती हैं? 6 लेती हैं। 3 लेती हैं, जो एक ईयर में 3 और एक ईयर में 3। ठीक है। जो स्कल लीजन जो रहता है वो आर्टिकुलेट होता है सुपीरियर रीजन और वर्टिब्रल कॉलम से विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसीलिए मतलब हमारे ऑसिपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल रहते हैं, इसीलिए हमारी जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक है। फिर जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये जो है ये करीब करीब जो है बोल सकते हैं कि एक 26 बोन का बना रहता है, जिसमें से 7 सर्वाइकल, तो 12 थोरेसिक, 5 लंबर, एक सार्कम और एक कॉक्सिक्स कॉकेक्स या एक टेल बोन जिसे बोल सकते हैं, रिड्यूस टेल बोन बेसिकली होगा। और जो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम थी यानी वर्टिब्रल कॉलम थी जो फर्स्ट बोन रहती जो ऑसिपिटल बोन की उससे जुड़ती है कॉन्डाइल से, दोनों कॉन्डाइल से, वो होती है एटलस। और ये 2 कॉन्डाइल होने के कारण ही हमें 180 डिग्री का मूवमेंट मिल पाता है, 180 डिग्री का मूवमेंट मिल पाता है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सलली प्लेस्ड रहती है। वो कैसे प्लेस्ड रहती है? डॉर्सलली प्लेस्ड। ठीक है। और हर एक वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन रहता है जहाँ जिसे हम लोग न्यूरो कैनाल बोल सकते हैं, जहाँ से नर्व कॉर्ड जो है या स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ठीक है। और जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रिली है वो ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में सेम है। ह्यूमन को मिला के मतलब कि 7 ही हैं सर्वाइकल वर्टिब्रिली, सिर्फ एक है जिसमें एक मैमल है जिसमें ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो वो है न्यूरल कैनाल, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये जो डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड है इसे भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और इनके बीच में जो रहते हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क रहते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के बीच में, जो खिसक जाए तो स्लिप डिस्क डिजीज हो जाता है, डिजीज क्या, वो प्रॉब्लम है। ठीक है। अब इसमें आता है फिर स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो सिर्फ एक ही होती है और ये फ्लैट बोन रहती है, इसे ब्लेस्ट बोन भी बोला जाता है। ये वेंट्रली लाई करती है मिडिल लाइन में थोरेसिक कैविटी के। अब रिब्स जो है वो करीब करीब 12 पेयर रहती है, मतलब टोटल में 24 रहती हैं। अब लिप्स जो हैं वो दो, उसके बाद 2 आर्टिकुलेशन सरफेस रहती है, मतलब वो 2 सरफेस से जुड़ती है, एक होती है बैकबोन और सामने स्टर्नम से। बैकबोन जो रहती है बैकबोन में वो हेड दो अ, एक लिप्स 2 हेड बना के जुड़ती है, इसलिए बाइसेफेलिक बोला जाता है। ठीक है, उन लिप्स को। अब ये जो 12 पेयर्स है इनमें से 7 पेयर तो ट्रू लिप्स होती हैं जो पीछे से
आके सामने जोड़ लेंगे स्टर्नम में, और स्टर्नम में किससे जोड़ती हैं? कार्टिलेज के थ्रू, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। ये सात तो हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू आके जोड़ लेंगे। पर जो इसके इन सात के बाद आठवां, नौवां और 10वां पेयर रहता है, इनके खुद के कार्टिलेज नहीं रहते, ये सेवेंथ के ही कार्टिलेज के थ्रू जुड़ते हैं। और जो 11 12 है ये किसी से नहीं जोड़, वो जोड़ते ही नहीं, वो सिर्फ उससे जुड़े रहते हैं, बैकबोन से, स्टर्नम से जोड़ते ही नहीं। तो ये जो 11th और 12th है इन्हें फ्लोटिन बोला जाता है, फ्लोटिन लिप्स। 10th 9th और 8 जो है ये इन्हें फॉल्स बोला जाता है, और 7 से लेके 1 तक वाले तो ट्रू लिप्स बोला जाता है। अब अगर मैं एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करूँ तो इसमें 126 बोन्स रहती हैं, जिनको दो कैटेगरी में बात दे रहा हूँ, गर्दर और लिम्ब बोन में। लिम्ब बोन में करीब करीब 30 बोन है, मतलब की कैटेगरी 30 है, ठीक है। लिम्ब बोन में टोटल में कैटेगरी 30 की है, ऐसा है, 30 नहीं है सिर्फ। और जो ये है हमारा गर्दन, इसमें पेक्टोरल गर्दन में क्लेविकल जो है, क्लेविकल एक एक साइड प्रेजेंट रहता है, मतलब शोल्डर के एक एक पीछे साइड, यानी पीछे क्या, ठीक है, तो शोल्डर के साइड तो एक एक शोल्डर के साइड एक एक, तो दो हो गए। स्कैपुला भी शोल्डर के पास ही है, तो ये दोनों साइड एक एक, तो दो हो गए। फिर पेल्विक जो है, पेल्विक गर्दन जो है वो दो कोएक्सियल बोन का बना रहता है, तो ये टोटल में कितने हो गए? 6। अब जो 120 हड्डियां हैं वो लिम्स से ही होती हैं, वो अलग अलग बढ़ जाती है। 4 लिम्स में जैसे ह्यूमरस कितनी होती है? एक एक दोनों साइड, तो 2 हो गई। लेडियस से एक साइड होती है एक एक, तो वो 2 हो गई। और जो अल्ना है वो भी दोनों हाथ में एक एक होती है, तो वो 2 हो गई। मेटाकार्पल एक हाथ में कितनी है? 8। एक हाथ में जो है वो 8 है, तो दूसरे हाथ में भी 8 होती है। कार्पल क्या है? वेलेस बोन, मतलब कलाइयों की हड्डियां। तो टोटल में कितनी हो गई? 16। मेटाकार्पल क्या हुई? पाम बोन, पाम जो रहता है ना हाथ वो का हिस्सा, उसका 5 होती है टोटल में, तो दोनों साइड का मिला के टोटल में 10 हो गई। और फेलेंजेस क्या हुई? जो हमारी फिंगर्स की जो बोन है ना वो, तो 14 एक में 14 एक हाथ में होती है, तो टोटल में 28, ठीक है, टोटल में 28 हो जाती हैं। तो ये कितनी बोन हो गई? 28 प्लस 2 प्लस 2 2 और 4 20, 20 प्लस 30 7 बोन तो लिम्स में हो गई। और 7 बोन किस में हो जाती हैं? यानी 7 बोन 4 लिम्स में हो गई, हाथों में। 7 बोन हो जाती है हाइंड लिम्स में, तो टोटल में 120 बोन किस में आ जाती हैं? लिम्स बोन में। अब अगर पर मैं कैटेगरी की बात करूँ, कितने कैटेगरी बनते हैं? तो 30 कैटेगरी करीब करीब बनते हैं, ठीक है। अब आता है टी हाइंड लिम्ब की बात कर लो, तो फीमल एक एक पैर में, तो 2 हो गई। और टिबिया एक एक पैर में एक एक, तो 2 हो गई। फिबुला एक एक पैर में एक एक, तो 2 हो गई। पतीला या जिसे नी कैप बोलते हैं, पतेला, वो एक एक पैर में एक एक, तो 2 हो गई। तालसल जो है वो एंकल बोन रहती है, एक पैर में 7, दूसरे पैर में भी 7, तो टोटल में 14 हो गई। मेटातालसल जो है वो तो बता देते हैं, जो पैर का पंजा वाला इलाका रहता है उधर की रहती हैं, तो एक में 5, दूसरे में भी 5, तो टोटल में 10 होगी। फिर पैर की जो उंगलियां रहती है, फेलेंजेस जिसे बोलते हैं, उसमें एक पैर में 14, तो दूसरे पैर में भी 14, तो टोटल में 28। तो ये भी जो है इन लिम्स की बोन, ये भी टोटल में 7 हो जाती हैं। अब अगर मैं पेक्टोरल गर्दल की बात कर लूँ, तो स्कैपुला जो है वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन से फ्लैट से बोन रहता है, जो डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, बिटवीन दी सेकेंड एंड सेवेंथ लिप, मतलब सेकेंड थोरेसिक लेवल से लेते सेवेंथ थोरेसिक लेवल के बीच में अल्टरनेट साइड में प्रेजेंट होता है पीछे। अब डोर्सली फ्लैट रहता है, ट्रायंगुलर शेप का रहता है, और जो स्कैपुला है ये स्लाइटली जो है ये एलिवेटेड लेज रहता है, जिसे लोग स्पाइन बोलते हैं, विच प्रोजेक्ट एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्लोमियन, ठीक है। अब बिलो एक्लोमियन एक गड्ढा सलीका रहता है, जिसे लोग ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस आके फिट होता है और बॉल एंड गर्डल जॉइंट बनता है हाथ का, शोल्डर का। फिर क्लेविकल जो है, क्लेविकल जो पेक्टोरल गर्डल में दूसरी बोन आती है,
इसे हम लोग वो बोल सकते हैं क्या, इसका नाम क्या था यार, मैं भूल रहा हूँ, अभी तो याद था। आ, कुछ तो लाइन था यार। अभी दिमाग से भूल गया। तो क्लेविकल जो है वो एक्लोमियन से जुड़े हुए रहती है, और जो ईच क्लेविकल रहती है वो लॉन्ग सिलेंडर बोन रहती है, जिसके बाद दो कर्वेचर होते हैं, दो हल्के से घुमावदार होते हैं, सरफेस होती है। और इसे क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, याद आ गए ना, क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं। और जो पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल है वो आर्टिकुलेट करने में मदद करती है, किसकी, जो हाइंड लिम्स और जो फोर लिम्स है उनकी जो एक्सियल स्केलेटन से है उसे जुड़ने में कौन मदद करता है, गर्डल्स ही मदद करते हैं। फिर अगर मैं लॉन्गेस्ट बोन की बात कर लूँ तो वो होती है फीमर, मतलब थाई बोन। फिर पेल्विक गर्डल की बात कर लूँ तो ये दो कोएक्सियल बोन्स की बने रहती हैं। हर एक कोएक्सियल बोन जो रहती है वो बने रहती है फ्यूजन ऑफ थ्री बोन से, जिसे लोग बोलते हैं इलियम, इसियम एंड प्यूबिस। इलियम, इसियम एंड प्यूबिस, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ फ्यूजन पे जो रहती है एक कैविटी रहती है जिसे एसिटाब्यूलम बोलते हैं, जिसे हम लोग एसिटाब्यूलम बोलते हैं, जहाँ पे जो है थाई बोन जो है, फीमर का जो हेड है वो आके आर्टिकुलेट होता है, जुलता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहाँ पे भी बनता है। अब जो दो हाफ लेते पेल्विक गर्दल थे वो वेंट्रली जो है वो एक जुलते हैं, मिलते, असल में जुलते नहीं, मिलते, पास पास आते लोग जाते, बीच में एक गड्ढा जली कर लेते जिसे लोग प्यूबिस सिम्पाइसिस बोलते हैं। और ये गड्ढे से के बीच में क्या लेता है, फाइबरलेस कार्टिलेज रहता है जो दोनों को जोड़ता है, दोनों हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल तो जोड़ता है। फिर जॉइंट्स की बात करूं तो जॉइंट जो होते हैं वो बोन से बोन के बीच के होते हैं, और बोन से कार्टिलेज के बीच के भी होते हैं, जैसे फाइबरलेस जॉइंट है। इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। अब क्या होता है, इनमें क्या होता है, बोन है वो फ्यूज हो जाते हैं एंड टू एंड, किसके थ्रू, डेंस फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बोन से बोन के बीच में अगर फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है तो वो फाइबरलेस जॉइंट होता है, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ वो होते हैं कौन, स्कल बोन। कार्टिलेजिनियस जॉइंट की बात कर लूँ तो जब बोन्स के बीच में कार्टिलेज आ जाता है, जैसे अनलोड ने उसमें पढ़ा, किसमें, पीबिक सिम्फाइसिस में, दोनों हाफ ऑफ पेल्विक गदर को कौन जोड़ है, एक फाइबरलेस कार्टिलेज ही जोड़ है, कार्टिलेज तो है ना, तो वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेड मूवमेंट होती है, जैसे जॉइंट हो गया हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रली। अब आता है साइनोवियल जॉइंट। ये फ्लूइड फिल जॉइंट रहते हैं जो लॉन्ग बोन्स के बीच में रहते हैं। ये क्या होता है, ये मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे ग्लीस, जैसे बोलते क्या बोलते हैं कि घुटने का पानी, जैसे कई बार गलती से डॉक्टर लोग निकाल देते, केस होते रहते हैं। और जो नी जॉइंट हो गया या पाइवट जॉइंट हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट की बात कर लूँ, साइनोवियल जॉइंट की टाइप की, तो शोल्डर में जैसे प्रेजेंट रहता है या हिप में प्रेजेंट रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाइंड जॉइंट जो नी के जॉइंट या एल्बो के जॉइंट, नी में प्रेजेंट रहता है, एल्बो में प्रेजेंट रहता है। पाइवट जॉइंट जो एटलस और एक्सिस के बीच में रहता है, एटलस क्या, सेकेंड यानी फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एक्सिस क्या, सेकेंड बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब आता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। सेरल जॉइंट जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में रहता है, जिससे ऐसे फिंगर जैसा वो करवा पाते हैं मूवमेंट फिंगर का। अब आता है डिसऑर्डर्स क्या है, पहला आता है मिस्टेनिया ग्लेविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब इसमें क्या होता है, हमारे जो वो है WBC, हमारे ल्यूकोसाइट हमारी ही उसे मारने लग जाते हैं, किसे बता देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फैटीग होने लगता है, वीकनिंग हो जाती है और पैरालिसिस हो जाती है। स्केलेटल मसलती तो थी, उस तक तो सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा, वो कुछ करेगा ही नहीं। फिर आता है मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, स्लोली जो स्केलेटल मसल है वो डाई करने लग जाती है, डीजेनरेट होने लग जाती है, किस कारण, वो जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जो हमारा मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है और डिसऑर्डर है।
मतलब ऑटोजोमल क्रोमोसोम से होने वाला डोमिनेंट है कि अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आ गया तो दिखा देगा। ठीक है। अब टिटेनी की बात करूँ, टिटनस या टिटेनी, तो इसमें लैपिड स्पैज्म होता है, बो शेप बॉडी हो जाती है। ठीक है। वाई कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि लो CO2 का लेवल रहता है ब्लड फ्लूइड में। अब आता है अल्टरलाइटिस। अल्टरलाइटिस जो है वो रहता है इन्फ्लेमेशन इन वो ताते थे हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जनरली ये ओल्ड एज में होता है और इसमें क्या होता है, इसमें पेन हो जाता है और स्टिफनेस हो जाता है जॉइंट्स में। अब ऑस्टियोपोलिसिस मतलब ऑस्टियो मतलब बोन, पोलिसिस मतलब पोल्स, बोन्स में पोल्स हो जाते हैं कैल्शियम आयन की कमी से, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की कमी से। तो क्या होता है कि बोन्स की जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है, बोन्स की डेंसिटी लो हो जाती है, जिसके कारण बोन की जो हार्डनेस है वो लो हो जाती है, मतलब फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो गाउट है उससे क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जॉइंट में, एक्यूमुलेट हो जाते हैं जॉइंट में। और ये जो गाउट है, मैंने तो फीमेल्स में ही देखा है क्योंकि ताते थे उनमें एक्यूमुलेट ज़्यादा होता है। दूसरा जो वो है, गाउट के लिए क्या बोलते हैं कि फिर उन्हें नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।